हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 50 ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग तैयार करके जाना। सारा क्वेश्चंस आप लोग रिवीजन कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखो, ठीक है, कि शुक्ल युग की कलावधि है। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर आपका गा है कि 1919 से 1938 ईस्वी एंड घा है 1938 से 1947 ईस्वी। ठीक है, तो शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है? आई होप कि आपको पता होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इसमें क्वेश्चन है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, तो शुक्ल युग की जो कलावधि है वो 1919 से 1938 तक है। ठीक है, याद कर लेना, नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। ठीक है, छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उनके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है मुंशी प्रेमचंद एंड घा है वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चा, जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तैयार कर चुके होंगे। तो कलम का सिपाही जो है वो उसके लेखक है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ठीक है, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गा है विष्णु प्रभाकर या मोहन डाकेश। तो बच्चों, जो ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, ये सब जो रचना है बच्चा वो जयशंकर प्रसाद जी का है। और हाँ, ये इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई जयशंकर प्रसाद जी की रचना आएगा ही आएगा। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अथाह सागर के लेखक हैं। जो अथाह सागर है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती, खा है गुलाब राय, गा है जैनेन्द्र कुमार एंड घा है विष्णु प्रभाकर। तो अथाह सागर के जो लेखक हैं स्टूडेंट हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती। याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अथाह सागर के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है। जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम एंड खा है ठेले पर हिमालय या दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। तो बच्चों, जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम। ठीक है, तो ये अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है रस मीमांसा के लेखक हैं। जो रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय एंड गा है भगवत शरण आपका उपाध्याय एंड जयप्रकाश भारती। तो बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। अगर इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब इससे आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रस मीमांसा के जो लेखक है स्टूडेंट वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। कृति कंकाल के लेखक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता रखा है कि इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो कृति कंकाल है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती, खा है राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक है बच्चों जयशंकर प्रसाद। मैंने बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंकाल है वो रचना जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित किया गया है वो पत्रिकाएं कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है मर्यादा और हंस या सुधा और हंस या सरस्वती या छाया और प्रभा।
तो स्टूडेंट जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है? ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से हमारा कौन सा सही है आई होप कि आपको पता होगा। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो है मर्यादा और हंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा आसान है लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के इन चारों में से लेखक कौन है? जैसे कई सारी विधाएं होती हैं, कोई जीवनी विधा के लेखक होते हैं, कोई नाटक विधा के, एंड कोई आप लोगों का एकांकी विधा के, ऐसे कई सारी विधाएं होती है, कहानी विधा, निबंध विधा। ठीक है, तो इसमें आपको नाटक विधा की रचना बताना है, लेखक बताना है। बद्री नारायण प्रेमघन या श्रीनिवास दास या गा है जैनेन्द्र कुमार या कृष्ण सोबती। तो स्टूडेंट जो नाटक विधा के लेखक हैं वो हमारे हैं बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तौलिए किस विधा पर आधारित है? जो तौलिए रचना है, तौलिए वो किस विधा की रचना है या किस विधा पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है नाटक विधा, का है निबंध विधा या एकांकी विधा या कहानी विधा। तो तौलिए जो है, तौलिए वो किस विधा की रचना है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो तौलिए है, तौलिए हमारा वो एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की, याद रखना। ठीक है, एकांकी विधा की रचना है। जो हमारी तौलिए रचना है वो एकांकी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? जो राय कृष्ण दास हैं वो कौन थे? निबंधकार थे या आलोचक थे या गद्य गीतकार थे या कवि थे? तो जो राय कृष्ण दास की बात की जा रही है तो राय कृष्ण दास एक गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा बिल्कुल सही है कि राय कृष्ण दास जो थे एक गद्य गीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है मेरी आत्मकथा जीवनी विधा के लेखक हैं। मतलब मेरी आत्मकथा जो है वो जीवनी के लेखक हैं, मतलब ये जीवनी विधा पर है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो स्टूडेंट जो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर का है रामविलास शर्मा या खा है राम वृक्ष बेनीपुरी या प्रेम चंद्र या महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब स्टूडेंट जो रचना है वो इन चारों में से किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो वो हमारे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। और ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल याद करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में 90% हिंदी में लाना है, 95% अगर लाना है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है गोदान किस विधा या किस युग का उपन्यास है? जो गोदान है वो किस युग का उपन्यास है? विधा तो आपका उपन्यास विधा है, लेकिन किस युग का आपका उपन्यास है? शुक्ल युग का या शुक्लोत्तर युग का या द्विवेदी युग का या आधुनिक युग का? तो स्टूडेंट जो गोदान है, गोदान वो हमारा किस युग का उपन्यास है? तो सारे बच्चों को पता होगा ये हमारा शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, जो गोदान है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से रीति काल की कलावधि है। कलावधि का मतलब समय सीमा, रीति काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर का है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, खा है 1343 ईस्वी से 1643, एंड का है 743 से 1343 या 1843 से अब तक। तो बता दो आप लोग कि रीति काल की कलावधि बताना है, रीति काल की। तो 1643 से 1843 तक है, याद रखना। ठीक है, 1643 से 1843 तक यह है रीति काल का समय सीमा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब ध्यान देना कि निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो रीति काल की प्रमुख या मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, जो श्रृंगार रस होता है उसकी प्रधानता। खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, जो काव्य होता है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। या गा वाला ऑप्शन है विकल्प का और खा दोनों, या घा वाला ऑप्शन है देश प्रेम की भावना।
देश प्रेम की भावना। तो बच्चों जो हमारा रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं वो है, पहला तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है, 2 विशेषताएं, और एक हमारा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही होगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर का और खा हमारा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहां कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, जो छत्रसाल दशक है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है विहारी, खा है जगनिक, या भूषण, या नरोत्तम दास। तो बच्चों जो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? सारे बच्चों को पता होगा कि छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो हमारे भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। तो हमारे छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण है। ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा आप लोग पूरे बुक का या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, जो रसिक प्रिया है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशवदास, या खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गा है आचार्य देव, या भिखारी दास। तो बच्चों जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है, आचार्य केशवदास है रसिक प्रिया के रचनाकार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 पर फोकस करो। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जो साकेत महाकाव्य है, साकेत, देखो साकेत आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रचना है। और किसकी रचना है वो तो अभी आप लोगों को बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त जी की, या जयशंकर प्रसाद जी की, या हरिओध की, या नागार्जुन की। तो बच्चों जो साकेत महाकाव्य है सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो फिर मैं आपको बता देता हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद करके जाना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अब आप लोग फोकस करो। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, मुक्तक काव्य के कवि बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, विहारी हैं, या कबीरदास, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या जगनिक। मुक्तक काव्य की कवि बताना है बच्चों, मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो कौन है इन चारों में से? तो वो है बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं, जो ललित ललाम है इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है मतीराम, गा है भूषण, या बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है स्टूडेंट? आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ललित ललाम की जो रचयिता है वो है मतीराम जी। कौन है? मतीराम। ललित ललाम के रचयिता मतीराम है, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पर अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी है? मतलब जो पद्माकर हैं, पद्माकर के द्वारा इन चारों में से कौन सी रचना लिखी गई है? रसराज, या कवि प्रिया, या गंगा लहरी, या फिर शिवा बावनी। तो बच्चों पद्माकर के द्वारा लिखित रचना, अगर आप इनकी रचनाओं को देखोगे तो बहुत सारी रचना लिखी है, लेकिन इन चारों में से आप लोगों को पता होगा कि कौन सी रचना लिखी है पद्माकर ने, तो वो है गंगा लहरी। कौन है? गंगा लहरी जो है वो पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ये सारा आप लोगों के बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, गेस्ट पेपर एंड आप लोगों का जो गाइड होता है हर जगह से वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो निकाला गया है पूरे बुक में से। और इसके बाद अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। यही आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। 23 नंबर है रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों का नाम बताना है। रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है, रीति काल का नहीं, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है घनानंद, या बोधा ठाकुर, या का और खा दोनों, या आप लोगों का सारंगधर, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कौन सा सही है? देखो अगर आप, एक होता है रीति काल के कवि जो कि अभी आपको आगे मिलेगा, और एक होता है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। मतलब इसमें बच्चे डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब ये रीति मुक्त होते हैं, रीति काल से मुक्त होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हैं घनानंद भी हैं और बोधा ठाकुर भी हैं। तो 2 बताना था, तो का और खा दोनों, ठीक है। एक तो घनानंद है, एक है बोधा ठाकुर, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं, छायावाद युग के कवि बताना है। ऑप्शन नंबर का है कि सुमित्रा नंदन पंत, या दादू दयाल, या नरेंद्र शर्मा, या कुतुबन, ठीक है।
तो बच्चों छायावाद युग आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो छायावाद युग के जो कवि हैं वो इन चारों में से हमारा है सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 25, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में, गा है 1943 ईस्वी में एंड घा है 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर खा सही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर फोकस करो। लिखा हुआ छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। वो तो कवि था, अब लेखक बताना है कि छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर का है यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा या भारुतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है स्टूडेंट? लेखक बताना है, कवि नहीं बताना है, लेखक। ठीक है, तो छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हमारा राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा सही है। ठीक है, अगला देखो 27 नंबर क्वेश्चन। प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की दो विशेषताओं को बताना है। ऑप्शन नंबर का है सौंदर्य भावना या करुणा तथा नैस्य की भावना या मानवतावादी दृष्टिकोण या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो बच्चों जो प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं हैं वो कौन सी है? दो पर टिक लगाना है, दो पर। ठीक है, देखो प्रगतवादी युग की जो दो विशेषताएं हैं वो हमारा कौन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो स्टूडेंट 27 का हमारा दो जो विशेषताएं हैं प्रगतवादी युग की वो है मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, ये दोनों हमारा गा और घा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों का नाम बता दिया। ठीक है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखना है। ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है बिहारी या का और खा दोनों या फिर हमारा सूरदास। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं वो इन चारों में आपका दो लोगों को बताना है। तो हमारा एक तो पद्माकर जी हैं, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही है। ठीक है, एक हमारा खा वाला बिहारी लाल जी हैं, तो ये हमारा सही है, का और खा दोनों सही है। ठीक है, याद रखना। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रयोगवाद युग की दो विशेषताएं बताइए। जो प्रयोगवाद युग है उनकी दो विशेषताएं बताना है। ऑप्शन नंबर का है घोर वैश्विकता या यथार्थवादी दृष्टिकोण या समाज का यथार्थवादी चित्रण या फिर नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ठीक है, तो निम्न में से प्रयोगवाद युग की जो दो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का तो हमारा घोर वैश्विकता होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि दो हमारा सही है। दो विशेषताएं बताना था, हमारा ऑप्शन नंबर का और खा सही है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछ रहा है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है? राम कुमार वर्मा द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर का है आंसू या यामा या उच्चारण या फिर चौखे चौबदे। तो बच्चों जो राम कुमार वर्मा द्वारा हमारा रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? वो तो सारे बच्चों को पता होगा। राम कुमार वर्मा जी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रबंध काव्य है, वो है उत्यारण। कौन सा है? उत्यारण। हमारा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, लिखा हुआ है कि शोक विलक रोबत सब एंड आप लोगों का रानी रूप शील बल तेज बखानी एंड करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमि तल बार हिबारा। ठीक है, इसमें उपयुक्त में कौन सा रस है आपको इसमें रस बताना है। ऑप्शन नंबर का है शांत रस या अद्भुत रस या हास्य रस या करुण रस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें बच्चों हमारा कौन सा रस है? अगर इसका अर्थ देखोगे ना तो इसमें आपको शोक मिलेगा। शोक का मतलब है कि इसमें रोना धोना इन सब का काम है, इसलिए हमारा ये करुण रस होगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव ही शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, तो इसलिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन देखो कि हंसी हंस भाजय देख दूल्हा दिगंबर को और पाहुनी जे आवे हिमाचल की उछाल में। इसमें आपको रस बताना है। निम्न में कौन सा रस है? मतलब मैं आपको रस जो इंपॉर्टेंट है सारा बता दे रहा हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ केवल लिख कर आओ। ठीक है,
का है श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस या वीर रस। बच्चों इसमें हंसी का मतलब होता है हंसना और हंसना, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास का मतलब होता है हंसना। तो फिर ये हमारा कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, ठीक है। और दो ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर करुण रस आएगा या हास्य रस आएगा। अगर हंसना आए तो हास्य रस पर लिख कर आना, और अगर रोना धोना ये सब आए, शोक आए, तो वो आप करुण रस करके आना, ठीक है। बस बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अब ये भी ट्रिक समझ लो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर कहीं भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे, उत्प्रेक्षा अलंकार, केवल उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहा हूं, तो आपका उसमें मनहु जनहु मानो जानो ये सब लगा होगा, मनो जनो ये सब जरूर लगा होगा, क्योंकि ये सब है उत्प्रेक्षावाचक शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार या उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों हरिमुख मनहु मयंक में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सारा मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को वधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, रूपक अलंकार या फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। देखो आपका अलंकार भी तीन ही रहेगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन्हीं तीन में से कोई पूछेगा उत्प्रेक्षा तो समझ में आ ही गया, कोई रूपक का भी आप लोग ट्रिक बना लो, फिर सारा काम खत्म, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? सारे बच्चों को पता होगा, इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार, ठीक है। पहले तो परिभाषा उदाहरण ये सब लिखने के लिए आता था, जो कि आसान था, और ये भी आसान ही है, कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम है, परिभाषा उदाहरण लिखने में 5 मिनट लग जाता था, लेकिन ये 1 मिनट में अगर आता है तो लिख कर आ जाओगे, मतलब आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, जिनके आगे ठहर सके जंगीना जहाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। निम्न में कौन सा आपको रस बताना है? ठीक है, का है रोला, सॉरी छंद बताना है। छंद कौन सा छंद है? रोला या कुंडलिया छंद या सोरठा छंद या दोहा छंद है, ठीक है। तो रोला और सोरठा में से ही कोई होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही आएगा रोला और सोरठा में से। तो ये हमारा रोला है। क्या है बच्चों? रोला है। जिसके आगे ठहर सके जंगीना जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। ये हमारा बच्चों रोला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन समझो, इसमें लिखा हुआ अपार शब्द में उपसर्ग है। अपार शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अन है या अनु है या आ है या बड़ा आ है। तो अपार बच्चों अपार में बताना है, ठीक है। तो अपार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, जो आगे जोड़ा जाता है, उपसर्ग, ठीक है। तो अपार शब्द में आई होप उपसर्ग आप लोगों का क्या होगा, सारे बच्चों को पता भी होगा। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा वो छोटा आ होगा, क्योंकि आगे छोटा आ ही जुड़ा हुआ है, तो हमारा यही होगा ना, जो आगे जुड़ा है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। जो सुदर्शन शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? निर है या सहृदय है या शु है या आप लोगों का बड़ा आ है। उपसर्ग बताना है सुदर्शन शब्द का उपसर्ग। तो बच्चों सुदर्शन में आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु जुड़ा हुआ है। तो सु जुड़ा हुआ है, इसलिए सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सुदर्शन का सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे अगर आए तो यही सब आएंगे भी, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% का कि यही सब आएंगे। अब आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग इसको नोट करके हमेशा के लिए याद कर लेते हो, क्योंकि हिंदी का पेपर तो बहुत जल्दी है। अगर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना है तो इन सबको कम समय में याद करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आप याद कर लो, बिल्कुल रिविजन कर लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ, क्या दिक्कत है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, आहट प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। आहट आपको लगाना है और प्रत्यय और शब्द बनाना है। सजावट रहेगा या थकावट रहेगा या जगमगाहट रहेगा या लिखावट रहेगा। बच्चों दिमाग लगाओ और बताओ हमारा कौन सा सही होगा। इसमें आवट हो जाएगा, बड़ा आवट आवट। वैसे तो लग रहा है चारों सही है, इसमें भी आवट ही होगा, इसमें भी आवट ही होगा, लेकिन इसमें आपका लिखावट होगा, मतलब लिखावट में बड़ा आवट होगा, लेकिन ये आहट होगा और हमें आहट ही बताना है लास्ट में। तो बड़ा आहट, तो हमारा जगमगाहट करेक्ट हो जाएगा। जगमगाहट हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 39 पे आ जाओ, ता प्रत्यय युक्त शब्द है। ता प्रत्यय युक्त शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर का है कवित्व या लघुत्तता या फिर आपका उचित या दिखावा।
टा शब्द लगाना है, टा, और आपको प्रत्यय, प्रत्यय मतलब टा आपको पीछे जोड़ना है, तब तो प्रत्यय बनेगा। टा आपको पीछे जोड़ना है। अब ता इसमें कौन सा पीछे, इसमें तो आधता हुआ, त्वा जुड़ा हुआ है, इसमें ता जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा ता नहीं, मतलब बड़ा का मात्रा नहीं है, इसमें बड़ा मतलब वा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा लघुत्तता में ता जुड़ा हुआ है, ता पे आ का मात्रा, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। शुभाशुभ में समास है, शुभाशुभ में समास कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है तत्पुरुष समास का है, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो बच्चों आप लोगों को 40 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि शुभाशुभ में कौन सा समास है, तो उसमें हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर गा सा, ये द्वंद्व समास है। जो शुभाशुभ में आपका समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, याद हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा गा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 समझो कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। जो गंगा यमुना है उसका समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर का है गंगा और यमुना, गंगा यमुना या गंगा यमुना या गंगा प्लस यमुना। गंगा यमुना का समास विग्रह बताना है। देखो गंगा और यमुना जैसे माता और पिता, भाई और बहन, तो इसलिए हमारा गंगा यमुना का होगा गंगा और यमुना। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि गंगा यमुना का जो हमारा समास विग्रह होगा वो गंगा और यमुना होगा। ठीक है, हमारा 41 नंबर वाला ऑप्शन में आपका का वाला सही है। ठीक है, 42 क्वेश्चन, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? अंबर और वसन हमारा किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन देख लो, कमल का है या गुलाब का है या कपड़ा का है या बादल का है? अंबर और वसन बताना है, बताओ जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सारे बच्चों को बताओ। वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, और आगे तो आप लोग जानते ही हो, तो अंबर का मतलब भी वही होगा, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कपड़ा का। ठीक है, कपड़ा का हमारा पर्यायवाची शब्द है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा यहां 43 है। अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग है और है या पिक और प्रभूत या विहंग और द्विज या फिर हमारा मरकट और कपि। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा अश्व शब्द का जो बच्चों पर्यायवाची शब्द होगा वो तुरंग और है होगा। क्या होगा? तुरंग और है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, तुरंग और है होगा हमारा अश्व शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन हमारा 44 है, राघी। राघी शब्द का तद्भव होगा। राघी शब्द का तद्भव रानी या वाधी या दासी या रागनी। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा रानी। क्या होगा? रानी हमारा सही हो जाएगा इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, अगला देखो 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। नेह, नेह का मतलब क्या होता है? नवीन या स्नेह या फिर हमारा नक्षत्र या निष्ठुर। तो बच्चों हमारा जो नेह का मतलब होता है, नेह का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। ठीक है, नेह का मतलब होता है स्नेह। तो हमारा यह है 45 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर का है इतधन आदि या इतधन आदि या इतधन यदि या फिर इतधन यदि। ठीक है, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इतधन आदि, इतधन आदि। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है यहां कि यदि धन अपि, यदि धन अपि में संधि है। यदि धन अपि में संधि क्या है? यद्यपि या यद्यपि या यदि धन अपि या फिर यद्यपि। ठीक है, तो यदि धन अपि का संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब जोड़ने पर आपका यदि धन अपि जोड़ने पर क्या मिलेगा? यद्यपि। क्या मिलेगा? यद्यपि। ठीक है, अगला देखो 48 नंबर, फलेभ्य रूप है फल शब्द का। फलेभ्य रूप है फल शब्द का। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति बहुवचन या हमारा विकल्प का और खा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये बताना है कि फलेभ्य शब्द है फल शब्द का, ये हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा या पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा या हमारा विकल्प का और खा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। फलेभ्य जो होता है बच्चों वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी वही आता है और हाँ पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी वही आता है, दोनों में सेम होता है, इसलिए हमारा का और खा दोनों हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही है। ठीक है, का और खा दोनों।
क्वेश्चन नंबर 49 देखो, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है। जो मधु शब्द है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन बताना है। मधुना या मधुने या मधुना या मधुनी। तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? मधुना। क्या होगा? मधुना। अब बच्चों ये हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पठ धातु, ठीक है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना तो बता सकते हो। आई होप कि आप लोग बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। ये आपका HW है, ओनली 1 क्वेश्चन। अगर आप लोग और कहोगे तो HW आपको 10 क्वेश्चन और दे दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये आपको 50 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने पठिका याद कर लिया तो फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज हमारा हिंदी के पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का देखा है। ये 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव है ना जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये पूरे बुक का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अगर आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना सर और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।